हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी दोनों के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनसे आपका पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, पूरी दोनों किताब रिवीजन हो जाएगी और साथ में ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो आपने करना क्या है क्लास, सबसे पहले आपने एक कॉपी पे 1 2 3 4 5 करके पूरा का पूरा इस तरीके से 50 तक नंबरिंग कर लेनी है और वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर देना है। अगर आप चाहते हो एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फंस सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ध्यान रखना। और मैं ऐसे ही 50 क्वेश्चन और मिक्स चैप्टर के लेके आऊंगा। अभी तो चैप्टर वाइज है, लाइन बाय लाइन, और फिर मैं मिक्स लेके आऊंगा आपको। और अगर हर चैप्टर के इंडिपेंडेंट वीडियो देखना चाहते हो आप, तो वो आपको क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हर चैप्टर की वीडियो। लेकिन ये 100 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। ये पार्ट 1 है क्लास, जल्दी ही पार्ट 2 आएगा, उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो 20 मार्क्स का जो एमसीक्यू है क्लास, वो पूरा आउट ऑफ 20 अप्रोक्सीमेटली 20 में से 20 मार्क्स पूरे कवर कर लोगे अगर आप सारे एमसीक्यूज को, जो 100 ये हैं और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको सबको बना लेते हो तो ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं और इवन पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दोगे, अगर ठीक है तो राइट, अगर गलत है तो रॉन्ग, ठीक है राइट। और लास्ट में मुझे कमेंट करके स्कोर जरूर बताना कि आपके क्लास मार्क्स कितने आए, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, एंड तक अच्छे से देखना। आधा घंटा टाइम निकाल लो इसके लिए, इन सबको करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, लास्ट में जो क्वेश्चन आपका गलत होगा, आप उसको अपनी कॉपी के पीछे नोट जरूर कर लेना, जो गलत है क्यों, बिफोर एग्जाम आप उसे देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। मनी फ्लो इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ, आप सबको पता है क्लास, दो तरह का फ्लो होता है, रियल फ्लो यानी फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो क्लास यानी कि क्लास नॉमिनल फ्लो। तो मनी फ्लो में किसका फ्लो होता है? ऑब्वियस है, मनी फ्लो में जो फ्लो होगा वो मनी का फ्लो होगा। यानी कि मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है, जहां पे ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है। हाउस होल्ड क्लास क्या करता है, फर्म देता है फैक्टर सर्विसेज, ये रियल फ्लो है। और फिर फर्म करती है पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, ये मनी फ्लो है। फिर फर्म इनको गुड्स एंड सर्विस बेचती है, वो रियल फ्लो है। फिर ये उस गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करते हैं, ये मनी फ्लो है। तो ये दोनों क्या है क्लास, मनी फ्लो है, जिसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो सेकंड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर दे दिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज फैक्टर इनकम? फ्री की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, और इनकम जो आपने जनरेट किया है मेहनत करके, प्रोडक्शन करके, वो फैक्टर इनकम है। तो रेंट, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, वेजेस, प्रॉफिट, तो इसमें कौन सा फैक्टर इनकम नहीं है? तो कौन सा फ्री में है क्लास, बताओ जरा। गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, यानी बी जो है वो फैक्टर इनकम नहीं है। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कौन सा नहीं है ये पूछा है, ना कि कौन सा है ये पूछा है। मनी सप्लाई रेफर्स टू, क्लास मैंने बताया था आपको मनी चैप्टर में, मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो हेल्ड बाय गवर्नमेंट नहीं आएगा, हेल्ड बाय पब्लिक ओवर अ पीरियड, नहीं क्लास, पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं होगा, ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो जो पैसा पब्लिक के पास है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। क्लियर है? हु रेगुलेट मनी सप्लाई, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? कमर्शियल बैंक रेगुलेट करेगा, क्लास गवर्नमेंट ऑफ बैंक रेगुलेट करेगा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन? तो सही आंसर क्या है क्लास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। क्लियर है यहाँ तक? मनी को मल्टीपल टाइम कौन बनाता है? वो कमर्शियल बैंक बनाता है, ठीक है। इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, ध्यान रखना, एमपी और एफसी, मैंने कहा था एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस करते हैं एनआईटी को, और एफसी से एमपी में प्लस करते हैं एनआईटी को। यानी कि एमपी बड़ा होता है और एफसी छोटा होता है। और एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है क्लास? आईटी माइनस सब्सिडी। एनआईटी का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी। तो अगर आपको एनआईटी निकालना हो तो आईटी में, यानी सब्सिडी जो है वो नेगेटिव कॉम्पोनेंट है। तो अगर सब्सिडी ज्यादा होगा, अगर क्लास सब्सिडी मान लो कि आईटी 4 है, सब्सिडी 5 है, तो सिचुएशन में एनआईटी माइनस में आ जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। आमतौर पे एमपी बड़ा होता है, पर अगर एनआईटी नेगेटिव में आ गया तो एमपी छोटा और एफसी बड़ा हो जाएगा। और साफ कह रहा है एफसी बड़ा है एमसी से। जो एफसी है फैक्टर कॉस्ट, वो मार्केट प्राइस से एमपी से बड़ा है। यानी क्लास सब्सिडीज जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो सब्सिडी जो ज्यादा है, यानी कि बी पॉइंट, जहां सब्सिडी इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलो फटाफट आंसर देखते हैं क्लास, कौन सही बताता है। वीडियो पॉज करो, बताओ विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। कौन सा ट्रांसफर इनकम है? मैंने कहा था फ्री में जो इनकम आती है वो ट्रांसफर इनकम है। बोनस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कॉम्पनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। या क्लास कौन सा फ्री में जो क्लास मिलता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आपको जो है वो फ्री में मिलता है।
अब ये सैलरी वगैरह जो क्लास एम्प्लॉयर से मिलता है ये आपका ट्रांसफर इनकम नहीं होगा क्लास, ये फैक्टर इनकम है। क्लियर है? तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता जो है आपका वो ट्रांसफर इनकम है, फ्री में मिलता है, लाइक सब्सिडीज वगैरह। जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ, मान लो ये इंडिया है तो इसके अंदर जो जापान की एम्बेसी है क्लास वो जापान की ही टेरिटरी का पार्ट होगा। हर देश के एम्बेसी उन्हीं की टेरिटरी का पार्ट होते हैं, ना कि क्लास जिस देश में वो है उनका। चलो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो लेफ्ट में रखा है जीडीपी एमपी और राइट में क्या है एनएनपी एफसी। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं? एन से जी में आने के लिए प्लस डेप, और नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए माइनस एनएफआईए, और एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। तो प्लस डेप माइनस एनएफआईए और प्लस एनआईटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एनएनपी एफसी में डेप ऐड करेंगे, एनएफआई माइनस, ये नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल में बता रखा है। तो अब ये जिसको नेशनल इनकम आता होगा, चैप्टर पढ़ रखा होगा, वही तो इसको अटेम्प्ट कर पाएगा। नेक्स्ट, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, तो एनडीपी एफसी जो है वो किसके बराबर है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लास ध्यान रखना, नेशनल में और डोमेस्टिक में अंतर ये है कि नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है। तो अगर मैं डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ दूं तो आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। यानी कि अगर मैं एनएनपी एफसी निकालना चाहता हूं तो मैं एनडीपी एफसी में अगर एनएफआईए जोड़ दूं तो आ जाएगा। तो क्लास ये एनएफआईए है, यानी कि ऑप्शन में बी करेक्ट है इसका, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, चलो, इफ एनडीपीएफसी इज 1500, नेट फैक्टर इनकम इज 500, देन एनएनपीएफसी इज इक्वल टू, अभी तो समझाया मैंने। अगर क्लास आप एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को, क्लास एक यहाँ गलती मत कर देना, आप 2000 तो बिल्कुल मत लिख देना आंसर, समझ रहे हो बात को? क्लास ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, यानी कि एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए होता है क्लास, ठीक है, लेकिन प्लस की जगह टू अब्रॉड दिया हुआ है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 1000। ये कितने लोगों को सही था क्लास? कमेंट करके बताओ मुझे। मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने आंसर 2000 लिखा होगा। गलती है तो गलती को एक्सेप्ट करो, बुरी बात नहीं है। आज गलत हुआ है लेकिन यकीन मानो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएगा तब आप गलत नहीं करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्लास रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ध्यान रखना, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। बताओ कौन सा सही है? तो सही ऑप्शन जो है इसका वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो एडवर्सली अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट। अगर मान लो आपने 1000 रुपए जमा किए, सीआरआर 10% है, तो 10% पैसा ब्लॉक हो गया आपका। मैं मानता हूं अभी एलआरआर नहीं है, सीआरआर लेके चलो। लोन कितना जाता है? 900। अगर ये सीआरआर 10% की जगह 20% हो जाए, यानी कैश रिजर्व रेशियो 20% हो गया, तो अब लोन कितना जाएगा? 800। यानी कि सीआरआर जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा, जो लोन है वो कम होता चला जाएगा, तो एडवर्सली इफेक्ट करता है। क्रेडिट ग्रेड बिल्कुल सही, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो अगर आप कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाओगे तो लोन की जो देने की कैपेसिटी है वो बैंक की कम हो जाएगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लीगल रिजर्व रेशियो एंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। प्लस मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला 1/LRR। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज 1/LRR है तो इसका मतलब वो इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा मनी मल्टीप्लायर वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। लीगल रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करोगे ना उतना पैसा इकोनॉमी में कम जाएगा, मल्टीप्लाई भी कम होगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है बिल्कुल, ये भी क्या है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। चलो फटाफट वीडियो पॉज करो और कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आएगा। कम ऑन फास्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर व्हेन इनिशियल डिपॉजिट आर 500 एंड एलआरआर इज 10%? क्लास लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो 10% है, यानी कि 0.1 है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, तो ये आ जाएगा, काटोगे इसको, मतलब कि 0.1 काटोगे तो आ जाएगा 10 टाइम्स। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो आएगा वो आएगा 10 टाइम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद है आप सबका ठीक होगा। क्लास इनकरेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, इनकरेक्ट।
एपीसी कैन बी मोर देन वन, क्या एपीसी से एपीसी एक से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी इनकम सिर्फ 500 है लेकिन मैं कंजप्शन 1000 कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन को गुजारने के लिए मुझे कंजप्शन 1000 का चाहिए? बिल्कुल हो सकता है। ये तो सही स्टेटमेंट है। एपीसी कैन बी इक्वल टू वन, 500 कमाया 500 खर्च किया, बिल्कुल। एक क्वेश्चन का आंसर दो, वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ एपीसी एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, इसका आंसर दो। आपको समझ लो एमसीक्यू ही दे रहा हूं मैं। वैल्यू ऑफ एपीसी एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ एपीसी एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो है उस पे एपीसी की वैल्यू क्या होगी? एपीसी की वैल्यू ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, इन्फिनिटी होगी या 1 टू इन्फिनिटी होगी? ये आपको आंसर देना है कमेंट में हर कोई। देखते हैं क्लास कितने स्टूडेंट्स नंबर से, कितने बच्चे हैं जो सही पढ़ रहे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट तो पहले पता होना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो क्लास यहाँ पे एपीसी इक्वल टू 1 है। अगर मेरी इनकम 500 है और मेरी कंजप्शन भी क्या है 500, तो यानी कि क्लास इनकम कंजप्शन के बराबर है, तो एपीसी की वैल्यू आ गई 1। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, क्लास एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही पॉइंट है। एपीसी कैसे जीरो हो सकता है क्लास? कंजप्शन कुछ ना कुछ तो होगा। एपीसी जीरो का मतलब क्या है? सी अपॉन वाई, सी जीरो। सी जीरो होगा तभी तो एपीसी जीरो होगा, बट सी कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में बी है। हालांकि ऑप्शन में बी थोड़ा सा सही भी है लेकिन थोड़ा गलत भी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, एपीसी उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है, और इंसान ज्यादा जो ध्यान देता है वो सेविंग्स पे देने लग जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू? इसमें से कोई इकलौता ऐसा है जिसकी वैल्यू माइनस में जा सकती है? तो क्लास सही आंसर है यहाँ पे एपीएस, क्योंकि एपीएस की वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है क्योंकि सेविंग जो है वो माइनस में जा सकती है। अगर मेरी इनकम 1000 है लेकिन मेरे को जीवन जीने के लिए 1500 रुपये खर्च करना पड़ेगा, तो वाई माइनस सी एस आएगा, तो मेरा सेविंग जो है वो -500 है। यानी कि मेरी कमाई 1000 है पर मुझे 1500 रुपये चाहिए जीवन व्यापन करने के लिए, तो मेरा सेविंग जो है वो माइनस है, सेविंग माइनस में चला गया। बाकी एपी, एमपीसी, एमपीएस की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी होगी, ध्यान रखना। एक सेकंड, एमपीसी और एमपीएस की होगी 0 to 1, के की होती है 1 टू इन्फिनिटी। तो वैल्यू सबकी ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, अगर इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया तो नेशनल इनकम जो है डज नॉट फॉल्स टू जीरो। अगर इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया तो हमारी नेशनल इनकम जीरो नहीं होगी। यानी कि यार किसकी वजह से ऐसा होता है, हमारी इनकम जीरो क्यों नहीं होगी? क्या लगता है आपको? इसका सही आंसर है क्लास ऑटोनोमस कंजप्शन। क्यों? क्योंकि यार इंसान की इनकम भले ही जीरो हो जाए, कंजप्शन कुछ तो होगा, और एक इंसान का कंजप्शन दूसरे की इनकम बनेगी। अगर मैं खर्चा करूंगा तो मैं जिसके ऊपर खर्चा कर रहा हूं उसकी इनकम बनेगी, तो कंजप्शन कुछ ना कुछ होगा। तो जो आपकी इनकम है वो कभी जीरो नहीं होगी। चलो आपको सेविंग फंक्शन बताना है, क्लास में कन्वर्ट करना सिखा देता हूं। एस इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सो एस इज इक्वल टू -100, ए बार तो 100 है, प्लस 1 माइनस 0.75 इंटू वाई, तो ये आएगा 0.25 इंटू वाई आएगा माइनस का 100 प्लस, तो ये आ गया -100 प्लस 0.25, चेक करो। ये आ गया सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, -100 प्लस 0.25 वाई। ओके, 18 क्वेश्चन कर लिए क्लास, उम्मीद करता हूँ कि 15 नंबर तो अब तक आ ही गए होंगे आपके। 50 तक पहुंचना है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, ठीक है। व्हेन प्लान सेविंग इज लेस, यानी सेविंग जो है लेस है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो क्लास ये जो सेविंग है उसको ए एस कहते हैं, क्योंकि ए एस का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस। और जो आई है वो एडी के अंदर आता है, तो इसका मतलब एडी जो है वो ज्यादा है किससे? एडी ज्यादा ए एस से, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। सर रिवर्स प्रूफ करते हैं, एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई, साइन लगा देना ग्रेटर देन। ए एस का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस। तो सी से सी कट गया, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे? सेविंग से। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा किससे? सेविंग से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इफ एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, मैं बता दूं आपको, एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों की वैल्यू 1 होती है, और अगर दोनों आपस में बराबर है तो एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब दोनों आपस में बराबर है, एमपीसी प्लस एमपीएस 0.5 प्लस 0.5 तो इक्वल टू 1 है, तो एमपीसी 0.5 है, एमपीएस भी 0.5 है, तो आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। तो जो के की वैल्यू है, मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन एमपीएस है, यानी 1 अपॉन 0.5, ठीक है, तो कट जाएगा, ये आएगा 2 टाइम्स। ध्यान रखना मल्टीप्लायर हमेशा टाइम्स में आता है, कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट इतना किया तो इनकम देश में कितने गुना बढ़ जाएगी। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, क्लास एडी ज्यादा है, अगर क्लास लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कम है,
इसका मतलब आपके पास जो इन्वेंट्री है वो फॉल्स हो रही है, इन्वेंट्री कम है। लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं यार, आप सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आपके यानी आपके पास माल जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज़ है आपका, जो स्टॉक आपके पास है, वो आपके पास कम है, ओके? फॉल्स। In a government budget, revenue deficit is 50,000, borrowing 75,000, find out the fiscal deficit. तो आपको पता है क्लास, जो फिजिकल डेफिशिट होता है वही बोरोइंग्स के बराबर होता है, तो फिजिकल डेफिशिट 75 है तो बोरोइंग भी 75 होगा, यानी बोरोइंग अगर 75 है तो फिजिकल डेफिशिट भी 75 होगा। द गवर्नमेंट बजट हैज अ रेवेन्यू डेफिशिट, दिस गेट फिनेंस बाय। अगर गवर्नमेंट बजट का बजट जो है वो रेवेन्यू डेफिशिट है, अगर गवर्नमेंट बजट का जो बजट है वो रेवेन्यू डेफिशिट है, अगर बजट जो है वो रेवेन्यू डेफिशिट है, तो इस डेफिशिट को जो फाइनेंस करेंगे वो किस तरीके से फाइनेंस करेंगे? क्लियर है यहाँ तक? तो जो गवर्नमेंट का बजट का डेफिशिट है वो रेवेन्यू डेफिशिट है, और जो रेवेन्यू डेफिशिट है वो किसको किस तरीके से फाइनेंस करेंगे? क्लियर है? तो ध्यान रखना, रेवेन्यू डेफिशिट मतलब जो डेली के रेकरिंग खर्चे हैं वो ज्यादा हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, या तो बोरो कर सकते हैं या डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बोरोइंग और डिस इन्वेस्टमेंट, ए और बी राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन आएगा ए और बी, ये क्लास ऑप्शन है, ये आपको दिया हुआ है, ये ऑप्शन है। क्लास एक बात बताओ, आपका रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, यानी डेली खर्चे जो है आपके ज्यादा हैं, टैक्स रिसीट कम है, और इंडिया गरीब देश है, तो आप टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढ़ा सकते, आप इंडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं बढ़ा सकते। अगर आप ऐसा करोगे लोग टैक्स की चोरी करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो रेवेन्यू डेफिसिट है उससे उभर के आने के लिए बोरोइंग या डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अ चेंज फ्रॉम रुपीज 140 ऑफ टू, मान लो पाउंड है ये, टू रुपीज 60 टू 1 पाउंड, इंडिकेट दैट रुपीज इज, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं ये बोलूं कि 2 पाउंड जो है वो 140 रुपए का है, बहुत अच्छे से समझना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 पाउंड की कीमत कितनी होगी? 70 रुपए। 2 पाउंड की कीमत 140 है, तो 1 पाउंड की कीमत होगी 70 रुपए। अब 1 पाउंड की कीमत पहले था 60 रुपए, सॉरी पहले था 70 रुपए, अब हो गया 60। तो यानी कि मुझे पहले 1 पाउंड खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे 1 पाउंड के लिए 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो ये रुपया ताकतवर हो गया, कम पैसों में डॉलर आ रहा है, तो रुपया ताकतवर हो गया, यानी कि रुपीज इज एप्रिशिएटिंग। देखो ध्यान से सुनना, आपको रुपीज पूछा है तो रुपीज तो एप्रिशिएट हो रहा है, अगर पूछता पाउंड तो वो डेप्रिशिएट होता। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टॉक और फ्लो। क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? पूरे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का हम लोग लेते हैं। तो बताओ क्लास, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है स्टॉक या फ्लो है? इसका आंसर क्लास हर किसी को बताना है, फटाफट जरा क्लास कमेंट करके बता दो, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो स्टॉक या फ्लो है? आपको मैं बता दूं, स्टॉक जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, फ्लो जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। तो आप सबको कमेंट में आंसर देना है क्लास, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट में आंसर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको मैं कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगा, बट हर एक स्टूडेंट आंसर दो। देखता हूँ कितने लोग मुझसे वीडियो बनाने के लिए तो बोलते हो आप लोग, और कितने लोग कमेंट और लाइक करते हो, तो क्लास जरा ये भी देखते हैं। फटाफट क्लास, पसंद आ रहा है वीडियो, आपके हिसाब से काम कर रहा हूँ, लाइक करो, जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन सबको इसको शेयर करो। इसका आंसर चाहिए मुझे 25 का। विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? बोलो क्लास, पार्टीशन जो हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो उस पार्टीशन से किस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? सही आंसर है जूट। पाकिस्तान का जो एरिया था वहां पे सारा का सारा जूट का, पहले पाकिस्तान इंडिया एक ही था, लेकिन क्लास जब पार्टीशन हुआ तो जो जूट का प्रोडक्शन होता था वो सारा एरिया पाकिस्तान में चला गया। विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? फटाफट बताओ जरा जल्दी से, मैं बता रहा हूं अब क्या होगा। 1921। क्यों? 1921 एक ऐसा ईयर था जहां 1921 से पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो हमेशा कभी बढ़ रही थी कभी घट रही थी, इस तरीके से थी, लेकिन 1921 के बाद यानी कि पॉपुलेशन कभी भी घटी नहीं है क्लास, तरक्की पे है, पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और आने वाले कुछ सालों में चाइना को भी इंडिया पीछे छोड़ देगा। 28, टू प्रोटेक्ट द गुड प्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट्स जो है बाहर से, गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ, तो बाहर से लोग इंपोर्ट ना करें तो सरकार ने क्या लगाया? कोटा, टैरिफ या दोनों? तो बताओ क्लास, कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस और टैरिफ मतलब टैक्स लगाया। सही ऑप्शन है सी, दोनों लगाया। आपको 1 से लेकर 5 तक का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिवीजन करना हो तो क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कल मैंने वीडियो डाली भी थी इसकी, कि 1 से लेके पूरा 5 चैप्टर तक, 10 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी में 1 से लेके 5 तक का कंप्लीट रिवीजन करवाया था मैंने। 29,
स्केड्यूल डैश कंप्राइज द इंडस्ट्री विच आर एक्सक्लूसिवली ओन बाय द स्टेट, पूरी तरीके से स्टेट ओन है। तो मुझे फटाफट बता दो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का एक्ट कौन सा है, कम ऑन फास्ट। हर कोई मुझे कमेंट में बताओ, देखो कमेंट में लिखोगे तो समझ लो आपको अच्छे से याद होगा, समझ लो। अभी यहाँ तो आप बोल नहीं सकते, मुझसे कमेंट में ही बात कर सकते हो, अभी आपको याद रहेगा, एक बार आप लिख लोगे एग्जामिनेशन में कभी नहीं भूलोगे। तो क्लास स्केड्यूल ए जो है वो कहता है कि क्लास जो है वो 17 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सक्लूसिवली ओन बाय द पब्लिक सेक्टर है, ओके, यानी कि सॉरी गवर्नमेंट स्टेट। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक हद से ज्यादा जमीन है तो सरकार उसको एक्वायर कर लेगी। तो लैंड सीलिंग रेफर्स टू क्लास ऑप्शन रूरल लैंड एट एग्जिस्टिंग लेवल नहीं, इरिगेशन पर्पस नहीं, लैंड होल्डिंग अर्बन नहीं। इसका मतलब डी है, क्वांटम ऑफ लैंड, क्वांटिटी ऑफ लैंड दैट कैन बी होल्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कितनी जमीन अपने पास रख सकता है। प्लस क्या कहते हैं बताओ फटाफट जरा, जहां पे इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले हम परफॉर्म करते थे वो हमने थर्ड पार्टी को दे दिया कि आप करो। तो क्या कहते हैं इसको, आउटसोर्सिंग ग्लोबल। देखो एलपीजी तो कहते नहीं इसको, सही ऑप्शन है इसका आउटसोर्सिंग। हर कोई मुझे बीपीओ की फुल फॉर्म बताओ। देखो जो पूछ रहा हूँ वो बताओगे तो ही फायदे में रहोगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना। बीपीओ की फुल फॉर्म अगर आपको आती है, आपने पढ़ा है चैप्टर, तो बता दो फटाफट। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खुद का काम नहीं कर सकते तो हम वरना थोड़ा सा काम किसी और को दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आपके प्रैक्टिकल फाइल बन रहे होते हैं तो अपना फाइल आप किसी और से बनवा लेते हो। तो वही चीज है क्लास आउटसोर्सिंग, जब आप अपना काम किसी और से कराते हो उसे पैसे देके। डब्ल्यूटीओ स्टैब्लिश इन द ईयर, बताओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। सही ऑप्शन है क्लास 1995। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना इसका पुराना नाम है जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। इसमें पहले 23 कंट्रीज थी, अब 165 कंट्रीज जो है लगभग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, ठीक है क्लास, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कॉस्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को किसने दिया था, महात्मा गांधी, दादा भाई नारोजी, जवाहरलाल नेहरू, या नन ऑफ दीज। बताओ क्लास, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को दिया था दादा भाई नारोजी। यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रिजनर्स को लेकर डेटा निकाला क्लास, कॉस्ट ऑफ लिविंग पॉवर्टी लाइन से किस तरीके से क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है उन लोगों का, और इंसान को जीने के लिए कितना पैसा रिक्वायर चाहिए ताकि वो गरीबी रेखा में ना आए। वो दादा भाई नारोजी ने क्लास इसको इंट्रोड्यूस किया इस कॉन्सेप्ट को। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंक्लूड, ध्यान रखना इनमें से कौन सा, वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और मैं बता दूं आपको, वेज एम्प्लॉयमेंट जहां आपको वेज दिया जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप मालिक की तरह काम करते हो, खुद का कोई बिजनेस या कारोबार खोलते हो। डैश 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज द इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्लास कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंपोर्टेंस दिया, 7th, 3rd, 8th या 6th, चलो बताओ फटाफट। सही आंसर है क्लास 7th, ध्यान रखना। 7th जो प्लानिंग था, 5 ईयर प्लान, 7th प्लानिंग जो था उसमें इन्होंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे काफी जोर दिया। एजुकेशन का बिल बजट वहां पे बढ़ाया गया था। इन इंडिया विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर, बताओ फटाफट इन सब की फुल फॉर्म बताओ। आईसीएमआर क्लास, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और आईसीएमआर क्या होता है क्लास, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो हेल्थ सेक्टर को गाइडलाइन देता है, हेल्थ सेक्टर को क्लास रेगुलेट करता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और हायर एजुकेशन के लिए क्लास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म, अभी तो बताया था क्लास, फटाफट बताओ क्या है आईसीएमआर की फुल फॉर्म, जल्दी बताओ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नॉट रिसोर्सेज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाउ मच एजुकेशन सेस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, तो जो आपका टैक्स, मान लो आपकी इनकम 5 लाख है, टैक्स आ गया आपका 25,000, कैसे भी आया वो छोड़ो, वो आपको इनकम टैक्स नहीं पड़ रहे आप, 25,000 टैक्स आया, अब इस टैक्स पे आपको 2% देना है एक्स्ट्रा, उसे बोलते हैं क्लास एजुकेशन सेस। देश में एजुकेशन सेस लागू होता है क्या, ताकि जो पैसा कलेक्ट हो उससे देश अपने एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव कर सके। डैश इज द अपेक्स बॉडी विच कॉन्ट्रीब्यूट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट, ध्यान रखना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल क्रेडिट में जो अपेक्स बैंक है वो नाबार्ड है। एक एक करके हर कोई नाबार्ड की फुल फॉर्म, 1 मिनट लेट हो जाएगा क्लास, फटाफट नाबार्ड की फुल फॉर्म जो है वो हर कोई लिखो फटाफट, कम ऑन। द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू, माइक्रो फाइनेंस की जो स्कीम है उसको एक्सटेंडेड किसके थ्रू करेंगे, रीजनल रूरल बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बताओ किसके थ्रू द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस एक्सटेंडेड। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 25 करने के लिए,
फटाफट जरा मुझे इसका भी आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में दो। 25 40 ये दो क्वेश्चन है। देखते हैं क्लास कितने लोगों का आंसर आता, तुक्का नहीं मारना है क्लास, सिर्फ आता होगा तो ही। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू, नेशनल मतलब नाबार्ड के थ्रू, एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप और रीजनल रूरल बैंक्स। तो माइक्रो फाइनेंस को किसके थ्रू एक्सटेंड किया गया, ध्यान रखना, माइक्रो फाइनेंस मतलब जहां पे छोटे लेवल पे हम लोग फाइनेंस देते हैं। इसका भी आंसर क्लास कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। नेम द स्टेट विच इज हेल्ड एज सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव, बताओ फटाफट। मिल्क कोऑपरेटिव पहले मुझे स्टेट बता दो कहां पे हुआ था, कौन सा स्टेट है क्लास, गुजरात। ध्यान रखना, मिल्क कोऑपरेटिव की बात जब भी आएगी तब बात आएगी ऑपरेशन फ्लड की। प्लस वहां पे 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया, जहां पे पूरे वर्ल्ड में एक जायंट बना, जहां पे हम लोग पूरे फूड सॉरी जो वो मिल्क है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। मिल्क जो है प्रोडक्शन तो नहीं क्या है क्लास, मिल्क मतलब गांव गांव से कलेक्ट करके पूरे शहर में मिल्क पहुंचाते हैं। तो 1970 में क्लास एक तरीके से एक ऑपरेशन आया, ऑपरेशन फ्लड। ऐसे क्लास और भी बहुत रेवोल्यूशन, लाइक पिंक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन क्लास एडिबल ऑयल के लिए था, बेसिकली मस्टर्ड ऑयल वगैरह, मतलब सरसों का देखते हो ना आप कैसे पीला पीला खेत रहता है, सुंदर लगता है देखने में, तो उसको बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन। चलो खैर 42 पे आ जाओ। द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्लास जिनके पास एक्चुअली काम है, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स या दोनों। सही आंसर है क्लास का वर्क फोर्स। लेबर फोर्स नहीं है क्लास, लेबर फोर्स मतलब कितने लोग काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, लेकिन वर्क फोर्स में क्लास एक्चुअल कितने लोग काम कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपकी खुद के अपने काम से या रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय से आप कैजुअल वर्क में चले जाते हो। आप अपना खुद का काम कर रहे थे या आपको रेगुलर सैलरी मिलती थी, आपकी परमानेंट इनकम थी, आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, लेकिन उससे आप मूव करके किसमें, कैजुअल वर्कर बन गए, तो इसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जहाँ पे परमानेंट वर्कर को कैजुअल वर्क में चेंज कर दिया जाता है। कैजुअल वर्कर की वजह से इनकी नौकरी ना ही सिक्योर रहती है, ना ही कोई इनको सोशल बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉयर से, और ना ही क्लास सरकार इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लीगल लॉ बनाती है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, किसको कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, पर्सन विद नो जॉब, मोर पर्सन एम्प्लॉयड फॉर अ जॉब लेस देन अकम्प्लिश, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क। तो सही आंसर इसका ये है, जहां पे दो लोगों को काम करना चाहिए वहां तीन लोग काम कर रहे हैं। तो तीसरा जो है वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बेरोजगारी है। आउट ऑफ दीज विच द फॉलोइंग इज अ वर्कर, किसको बोलेंगे वर्कर, जो क्लास काम करके पैसे कमाता है, स्मगलर नहीं, गैम्बलर नहीं, बैगर नहीं। सही आंसर क्लास कॉबलर होगा क्लास, क्योंकि बाकी सब जो है वो क्लास एक तरीके से इलीगल इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। तो कॉबलर जो है वो मेहनत करता है, पैसे कमाता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, वो आपका जो है वो वर्कर की कैटेगरी में आएगा। विच सेक्टर द लार्जेस्ट शेयर इन टोटल कंजप्शन ऑफ कमर्शियल एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी में सबसे ज्यादा कंजप्शन किस सेक्टर का है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल और क्लास हाउस होल्ड। तो देखना कमर्शियल एनर्जी की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा शेयर रखता है कमर्शियल एनर्जी में। इंडस्ट्री जितना बिजली खपत करते उतना कोई नहीं करता। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू मीट द पावर क्राइसिस, पावर क्राइसिस को झेलने का, पावर क्राइसिस जो हो रहा है बिजली की दिक्कत परेशानी, उसके लिए कौन सा सही मेजर नहीं है। प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा देंगे ये तो ठीक है, कंट्रोल करेंगे लॉसेस को, मतलब जो बिजली बांटने में वितरण में जो लॉस होता है उसे कंट्रोल करेंगे ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ध्यान रखना, जिनको आप दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते यार, उसको क्यों बोलेंगे इनकरेज करने के लिए। हम इनकरेज नहीं करेंगे आप उसका यूज करो, हम डिस्करेज करेंगे कि भैया उनका यूज मत करो कि वो खत्म हो गया दोबारा नहीं बनेगा। लेकिन हमें सोलर पैनल का यूज करना चाहिए, ना कि कोयला का। द गवर्नमेंट सेटअप द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फटाफट मुझे बता दो क्लास की सब लोग कमेंट में कि जो सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया, मतलब कि जो सीपीसीबी आया वो किस ईयर में आया बताओ। और आपको ये बताना है कि बेसिकली वो किस चीज को कंट्रोल करने की बात करता है। सही ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन। तो ध्यान रखना क्लास, ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करता है जो क्लास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। आप सबको बताना है वो किस ईयर में आया, पूरा नाम लिख के बताया करो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज इक्वल टू कौन सा ईयर। चलो, आउट द फॉलोइंग विच वन कॉज ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन का कौन सा कारण है, लैंड डिग्रेडेशन, हाई लेवल ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन कंपाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर। क्लास ये जो अर्थ है इसके ऊपर अलग अलग लेयर होता है, तो स्ट्रेटोस्फियर में जब क्लोरीन और ब्रोमीन मिलकर बनते CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लास उस सिचुएशन में क्या होता है, जो ओजोन है वो डिप्लीट हो जाता है, यानी सही आंसर इसका बी है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया सॉरी चाइना, इंडिया में तो पता है 1991 है, चाइना में रिफॉर्म कब आया।
चाइना में क्लास जो रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म का मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारे में आई 1991 में। चाइना में रिफॉर्म्स जो आया वो क्लास कब आया? ऑप्शन बताओ फटाफट। तो इसका सही ऑप्शन है 1978। तो 1978 में चाइना में क्लास क्या आया? रिफॉर्म्स आया। तो क्लास एक तरीके से आपको ऐसा लग रहा होगा पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया। तो आउट ऑफ 50 आपको मुझे कमेंट करना है हर कोई कि कितने मार्क्स आपके आए और 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं 40 और 25 इसका आपको मुझे कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। हम लोग एक और वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर हम कंटिन्यू मिक्स अप क्वेश्चन हर अलग-अलग चैप्टर के जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे और फिर आपके लिए क्लास ऑल द बेस्ट होगा। तो ये 100 क्वेश्चन प्लीज़ मत भूलना। हर एक चैप्टर की वीडियो कंपार्टमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, रेगुलर की प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है। डिस्कशन बॉक्स में कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, उन सब के लिए सारे मटेरियल मैं अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अपना कमेंट देना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।